सभी को नमस्कार। आज 5वें दिन के 5वें सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज के सत्र में हम लोग जो हमारी नवीन पाठ्यपुस्तक कक्षा 1 के बच्चों के लिए लागू होने जा रही है, उसके संदर्भ में जो विभिन्न विषय वस्तु हैं उनमें कहानियां भी शामिल हैं। तो उन कहानियों को बच्चों के साथ कैसे साझा किया जाए, उन पर चर्चा करेंगे। और कहानियों के शिक्षण के तरीकों पर चर्चा करने से पहले मैं आप सबको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। संबोधन में मैं आपको कक्षा 1 का छात्र मानते हुए अपनी बात कहने का प्रयास करूंगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अच्छा बच्चों, ये बताओ, क्या तुम बता सकते हो कि हम किन किन जानवरों की सवारी भी करते हैं? आप अपने घर के आसपास देखे होंगे, कुछ लोग कुछ जानवरों पर सवार होते हैं, उन पर यात्रा करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। तुम्हें पता है, जब हम घोड़े पर सवारी करते हैं या जो कोई भी घोड़े पर सवारी करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ठीक कहा तुमने, उसे हम कहते हैं घुड़सवार। इसी प्रकार से जो लोग हाथी पालते हैं और हाथी पर सवारी करते हैं, हाथी को लेकर चलते हैं, तुमने देखा होगा एक व्यक्ति हाथी पर आगे की तरफ बैठा होता है, उसके कंधे, उसके गर्दन के आसपास, उसे महावत कहते हैं। जानते हो तुम, जब हम हाथी पर सवारी करते हैं तो महावत हमें पीछे की तरफ बिठाता है हौदे में, और स्वयं आगे बैठ करके हाथी को लेकर के चलता है। ठीक, तो चलो आज हम एक कहानी सुनते हैं। एक गांव था, उस गांव का नाम था केलापुर। क्या नाम था? केलापुर। उस केलापुर गांव में एक प्राथमिक विद्यालय था और उस विद्यालय में बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे जो उस गांव के ही रहने वाले थे। उस विद्यालय में चिंटू और चिंकी, दो भाई बहन भी उसी विद्यालय में पढ़ते थे। एक दिन की बात है, जब विद्यालय से छुट्टी हुई तो वे घर की तरफ चले। रास्ते में उन्हें अचानक भूख लगी तो उन्होंने देखा कि केलापुर गांव में जो बड़कू काका हैं, उनका केले का एक बहुत बड़ा बगीचा है और वो उनके घर के रास्ते में भी पड़ता था। तो वो बड़कू काका से बोले, काका काका, हमको बहुत जोर से भूख लगी है, आप हमें केला खाने को देंगे? तो बड़कू काका ने कहा, बच्चों क्यों नहीं, ले लो, कितने केले चाहिए? और चिंकू और चिंटू ने केले ले लिए काका से और खाते हुए घर की तरफ चल दिए। और वे केले खाते गए और उसके छिलके सड़क पर फेंकते गए। अचानक उन्होंने देखा कि सामने से एक हाथी और उस पर बैठा हुआ महावत चला रहा है। थोड़ी देर में उन्होंने एक आवाज सुनी बड़ी जोर से, धड़ाम। हुआ क्या कि हाथी का पैर उस केले के छिलके पर पड़ा और हाथी जमीन पर गिरा धड़ाम से। जैसे ही हाथी जमीन पर गिरा, बड़ी जोर से वो चिंघाड़ा और उसी के साथ महावत भी गिरा। दोनों को चोट आई
जब चिंकी और चिंटू ने देखा कि अरे ये हाथी और महावत दोनों जमीन पर गिर गए, और कारण ये था कि हमारे फेंके हुए केले के छिलके पर ये फिसल गए। उन दोनों को बहुत दुख हुआ। अब उन्हें एहसास हुआ कि शायद उन्होंने गलती कर दी। उन्हें केले को खा करके उसका छिलका सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए था। चिंकी और चिंटू महावत के पास गए। उन्होंने कहा, महावत चाचा, यह गलती हमसे ही हुई है। हम लोगों ने ही केले के छिलके को सड़क पर फेंका था, जिसकी वजह से आपको भी चोट आई और हाथी दादा को भी चोट आ गई। आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे। महावत चाचा ने कहा, ठीक है बच्चों, चलो, तुम्हें समझ तो आ गई, आगे से ऐसा नहीं करना। सड़क पर केले के छिलके फेंकने से कोई भी फिसल कर गिर सकता है और उसे चोट आ सकती है। बच्चों को अपनी गलती का एहसास हुआ, किंतु उन्होंने माफी मांगा। इस बात की भी उन्हें खुशी थी और वो खुशी खुशी अपने घर की ओर चल दिए। यह एक कहानी मैंने आप सभी के साथ साझा की। आपने ध्यान दिया होगा कि इस कहानी को सुनाने के दौरान मैंने किसी किताब की मदद नहीं ली, किंतु जब हम कक्षा 1 की जो हमारी पाठ्यपुस्तक है रिमझिम, उसको लेकर के बच्चों के साथ बातचीत करेंगे, तो वहां भी कहानी सुनाने के एक तरीके को अपना सकते हैं। आइए उदाहरण स्वरूप उस तरीके को भी देखते हैं। यहां मेरे साथ रिमझिम पाठ्यपुस्तक जो कक्षा 1 के बच्चों के लिए लागू होगी 1 अप्रैल 2021 से, इसमें कुछ कहानियां दी गई हैं। इन कहानियों को बच्चों के साथ कैसे साझा किया जाए, हम उस पर बातचीत करते हैं। इस पाठ्यपुस्तक में एक कहानी है, आप देख पा रहे होंगे, बंदर और गिलहरी। अब यदि इस कहानी को बच्चों के साथ साझा किया जाना है तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो हम सभी शिक्षकों से यह अपेक्षा है कि वे इस कहानी को स्वयं पढ़ लें और बच्चों के साथ वे अपने शब्दों में इस कहानी को बताएं। जब आप ऐसा कर लेते हैं, उसके बाद आप पठन के जो भिन्न भिन्न तरीके हैं उनके अनुसार बच्चों के साथ कार्य कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला तरीका है आदर्श वाचन। और आदर्श वाचन से पूर्व आपको बच्चों को कहानी सुनने के लिए तैयार करना है। उसके लिए आप इस कहानी का जो शीर्षक है इसे आप ढक दें और बच्चों से बातचीत करें। ढकने के बाद उन्हें चित्र देखने का अवसर दें और आप उनसे पूछें कि बच्चों, आपको चित्र में क्या दिख रहा है। अब इस स्थिति में बच्चे इस प्रश्न का उत्तर देंगे और जो कुछ भी उन्हें दिख रहा है उस आधार पर अपनी बात को कहेंगे। फिर आप उनसे यह प्रश्न कर सकते हैं कि बच्चों, यह एक कहानी है, यहां पर एक कहानी लिखी हुई है, आपके अनुसार इस कहानी में क्या क्या हो सकता है, क्या आप कुछ बता पाएंगे? और इस कहानी में जो चित्र दिए गए हैं उसके आधार पर बच्चे अनुमान लगाएंगे और आपको जो उनकी समझ होगी उसके आधार पर कहानी को बताने का प्रयास करेंगे। यह उनका एक अनुमान होगा। अब इस अनुमान के बाद आप स्वयं इस कहानी को पढ़ेंगे
कहानी पढ़ते समय जब हम जिसको कह रहे हैं कि आदर्श वाचन, तो कहानी का आदर्श वाचन करने के दौरान हमको यह ध्यान रखना होगा कि जहां जहां किसी पात्र विशेष की आवाज में कोई बदलाव लाने की आवश्यकता है वो हम लाएंगे, जहां बलाघात देना है, जोर से बोलना है, उतार चढ़ाव रखना है अपनी बातों में, उसका भी ध्यान रखेंगे। क्योंकि जब तक हम बच्चों के साथ किसी कहानी को रोचकता के साथ साझा नहीं करेंगे, बच्चे सुनने को तैयार नहीं होंगे। और विशेष करके कक्षा 1 के बच्चे जो कहानी, खेल और गीत, इन 3 तरीकों से सीखने के लिए हमेशा तत्पर होते हैं, तो हमें भी इस प्रकार के उपाय करने होंगे कि उनके अंदर रुचि लगातार बरकरार रहे। और उसके लिए हमें पहले उनको अनुमान लगाने का अवसर देना होगा और फिर कहानी का आदर्श वाचन करते समय जहां जहां जैसे अपने आवाज में उतार चढ़ाव, बलाघात देने की आवश्यकता है, जहां रुकने की आवश्यकता है, जहां जोर से बोलने की आवश्यकता है, जहां किसी पात्र विशेष करके जानवरों की आवाज में बोलने की आवश्यकता है, वो हमको स्वयं करके बच्चों के सामने प्रस्तुत करना होगा। जैसे एक बंदर पेड़ पर बैठा था, बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी, बहुत लंबी, इतनी लंबी कि जमीन तक लटक रही थी। बच्चों देखो, पेड़ से जमीन तक उसकी पूंछ लटक रही थी। एक गिलहरी जमीन पर उछल कूद कर रही थी, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। अचानक उस गिलहरी को पूंछ दिखाई दी। उसने सोचा, यह झूला कहां से आ गया? थोड़ी देर पहले तो नहीं था। वह पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी। गिलहरी वो सोची कि यह झूला है और वो पेड़ पर चढ़ उस पूंछ को पकड़ करके वो झूलने लगी। बंदर को गुदगुदी हुई। जब वो उसकी पूंछ पर चढ़ करके, गिलहरी उसकी पूंछ को पकड़ करके झूल रही थी, तो बंदर को गुदगुदी होने लगी। उसने नीचे देखा और बंदर ने हंसकर कहा, बहन बहन गिलहरी, यह क्या कर रही हो? मुझे गुदगुदी हो रही है। बहन गिलहरी, मुझे गुदगुदी हो रही है। गिलहरी चौंकी, अरे अरे भैया, यह तुम हो? मैं तो सोची कि कोई रस्सी लटक रही है, ये झूला है मेरे लिए। मैं तो इसे पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी और बड़ा मजा आ रहा था मुझे तो। और गिलहरी हंसती हुई पेड़ की डाली पर चढ़ गई। तो इस तरीके से जब बच्चों के साथ रोचक तरीके से और अपनी आवाज में उतार चढ़ाव लाकर के कहानी को साझा किया जाएगा, तो बच्चे इसे रोचकता के साथ और ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यह सबसे पहला स्तर होगा जब हम बच्चों से बातचीत करेंगे और आदर्श वाचन के माध्यम से इस कहानी को बच्चों के सामने रखेंगे। इसके बाद अगले चरण में इसी कहानी को बच्चों के साथ साझा पठन के माध्यम से साझा किया जाएगा। और साझा पठन के दौरान हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि कहानी पढ़ते समय अब हमारी अंगुली जो है वो उन शब्दों पर होगी जिन शब्दों को हम बच्चों के साथ साझा कर रहे हैं। उदाहरण स्वरूप, हम बच्चों से शीर्षक पर भी चर्चा करेंगे शुरुआती दौर में कि आपके अनुसार इस कहानी का क्या शीर्षक हो सकता है। और जब बच्चे शीर्षक तक पहुंचने का प्रयास करेंगे और फिर जब इसको हटा करके उन्हें दिखाया जाएगा कि आप देखें इस कहानी का क्या शीर्षक है, ऐसी स्थिति में बच्चे जो अनुमान लगाते हैं और जब अपने अनुमान को सही होता हुआ पाते हैं तो वो खुश होते हैं।
एक स्थिति ये होती है। और जब वो अनुमान लगाते हैं और सही होते हुए नहीं पाते अपने आप को, तो भी वे अपने आप में संशोधन करते हैं, उनको एक सीख मिलती है, वो सही दिशा में सोचना प्रारंभ करते हैं। तो कहानी सुनाने के दौरान हमको यह भी प्रयास करना चाहिए कि बीच बीच में बच्चों से कुछ प्रश्न भी किए जाएं। अब क्या होगा, इसके आगे तुम क्या सोचते हो। तो जब शुरुआती दौर में ही बच्चों ने इस कहानी के बारे में कुछ सोचा होगा, कोई उनकी समझ विकसित हुई होगी, और उसके आधार पर जब आप कहानी सुना रहे होते हैं तो बच्चे अपनी सोच को उससे तुलना करते हैं, और जहां जहां वो सफल होते हैं वो खुश होते हैं, और जहां सफल नहीं होते हैं तो फिर उसी हिसाब से सोचने का प्रयास करते हैं। तो दोनों ही स्थितियों में कहानी उनके लिए एक रोचक विषय होती है जिस पर वो बातचीत करते हैं। आइए अब कहानी शिक्षण पर थोड़ी सी बात हम लोग और करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने दो तरह से कहानी सुनी, या ऐसा कह सकते हैं कि बच्चों को दो तरह से कहानी सुनाई गई। एक, जब शिक्षक ने स्वतंत्र रूप से जो कहानी उसे याद थी या उसने कहीं पढ़ रखा था या सुन रखा था उसको बच्चों के साथ साझा किया, और दूसरा, जब उसने किताब की मदद से पहले आदर्श वाचन किया और फिर साझा पठन किया। साझा पठन के दौरान शिक्षक किताब की लिखी हुई लाइनों को जब बच्चों के साथ पढ़ेगा तो उस वक्त शिक्षक अपनी अंगुली को उन शब्दों पर भी साथ साथ रखता जाएगा जिनको वो उच्चारित करेगा। और यदि कक्षा कक्ष में सारे बच्चों के पास किताबें हैं तो बच्चे भी जो शब्द शिक्षक के द्वारा उच्चारित किया जा रहा है उस पर अंगुली रखते हुए आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। कहानी पढ़ने के दौरान जब एक जैसे ही शब्द किसी कहानी में बार बार आते हैं और शिक्षक द्वारा एक जैसा ही उच्चारण बार बार किया जाता है तो बच्चे शुरुआती दौर में बेशक उन शब्दों को न पढ़ पाते हों अलग अलग ध्वनियों को जोड़ करके, लेकिन उस पूरे शब्द की एक आकृति बना लेते हैं अपने मन मस्तिष्क में। और वैसी आकृति देखते ही, जैसे हाथी, अगर हाथी शब्द बार बार आ रहा है, या बंदर या गिलहरी, यदि कहानी में बार बार इस शब्द को बोला जा रहा है और लिखा हुआ है तो बच्चों के मन मस्तिष्क में बंदर, गिलहरी जिस तरीके से लिखा हुआ है उसकी एक आकृति आ जाती है, और जैसे ही वो आकृति देखते हैं तो कहते हैं ये बंदर लिखा हुआ है। इसे हम लोगोग्राफिक रीडिंग भी कहते हैं। लोगोग्राफिक रीडिंग मतलब शब्दों को आकृति के रूप में पहचानना और उच्चारित करना। आगे चलकर जब उनको वर्णों की और अक्षरों की अलग अलग उनकी जो ध्वनियां हैं उनकी जब पहचान होती है तो वो फिर उस तरीके से मिलाकर के वो पढ़ने लगते हैं, और फिर क्रमशः वो धीरे धीरे जब और प्रवीण होते हैं तो वो धारा प्रवाह पढ़ने लगते हैं, और फिर धारा प्रवाह पढ़ने के बाद फिर वो समझ के साथ पढ़ने लगते हैं। तो जो पढ़ने की दक्षता है उसमें वे आगे बढ़ते रहते हैं। तो हम कहानी की बात कर रहे थे कि शुरुआती दौर में कहानी का परिचय, अगर किसी कहानी को बच्चों के साथ हमें साझा करना है तो हमको कहानी को 3 भागों में बांट करके देखना चाहिए। सबसे पहला भाग है कहानी का परिचय। इसके अंतर्गत जैसे यहां लिखा है किताब का परिचय देना, जबकि हमारी जो रिमझिम किताब है यहां तो इस किताब में 7 कहानियां शामिल हैं। हाँ, ये मात्र 7 कहानियां ही बच्चों के लिए पर्याप्त नहीं है पूरे वर्ष, क्योंकि विशेष करके कक्षा 1 में बच्चों को हमें, आपने जैसा समय सारणी में भी देखा होगा
काफी दिनों तक हमें उनके साथ कहानी और कविताओं को साझा करना है। बच्चे कहानियां सुननी बहुत पसंद करते हैं। इस संदर्भ में महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है कि यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बुद्धिमान हो तो आप उन्हें काल्पनिक कहानियां सुनाएं, और यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे और बुद्धिमान हो तो आप उन्हें और कहानियां सुनाएं। कहानियां सुनाने से बच्चों को हम चिंतन करने, तर्क करने, अनुभव को साझा करने और साथ ही साथ अपने आप को अभिव्यक्त करने का अवसर देते हैं। और शायद इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस बात को कहा। तो यहां पर दोनों तरीके से हम इस बात को देख सकते हैं। किताब का परिचय देने का तात्पर्य यहां पर है उस कहानी विशेष को लेकर के बातचीत करना, और यदि कोई बिग बुक है, कोई ऐसी किताब है कहानी की जो कुछ 12-15 पन्नों की है और उसमें सिर्फ एक ही कहानी शामिल है और उसके मुख्य पृष्ठ पर उस कहानी का शीर्षक दिया हुआ है, ऐसी कहानी की किताबों को लेकर के यदि कक्षा 1 के बच्चों के साथ हम बातचीत कर रहे हैं तो वहां पर शुरुआती दौर में हमें बच्चों के साथ उस कहानी को अथवा किताब का परिचय साझा करना है। आपके बीच में से महेश कुमार जी, जो गौतम बुद्ध नगर के हैं, उन्होंने एक बिंदु उठाया है कि लोगोग्राफिक रीडिंग क्या है। ये बहुत अच्छी बात आप साझा करने के लिए तैयार हैं, और इस संबंध में मुझे सिर्फ यही कहना है कि लोगोग्राफिक रीडिंग का मतलब होता है किसी भी शब्द को आकृति के अनुसार पढ़ने का प्रयास करना। और इस बिंदु पर मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं कि शुरुआती दौर में, जिस पर अभी हमने चर्चा भी किया, कि शुरुआती दौर में बच्चे, जैसे आप देख पा रहे होंगे स्लाइड पर लिखा हुआ है किताब, और यदि बार बार शिक्षक किताब 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 या किसी अनुच्छेद में इस शब्द को बोले और यहां पर उंगली रखे और बच्चे भी उंगली रखें और बार बार किताब 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 शब्द का उच्चारण हो, तो बच्चे इसे आकृति के रूप में पढ़ने लगते हैं। बेशक उनको अभी इस बात की समझ नहीं है कि इसमें 3 ध्वनियां शामिल हैं, कि ता व। इन 3 ध्वनियों की समझ उनको बाद में होती है। शुरुआती दौर में वो किताब एक आकृति के रूप में देख करके किताब बोलते हैं। आप देखें कि जो बिस्किट बच्चे बोलते हैं कि हमें पार्ले जी चाहिए, हमें पेप्सी पीना है, हमें लिम्का पीना है, तो वो शायद उस आकृति को देखते हैं। शायद उनको भी अंग्रेजी की समझ उतनी नहीं होती है, लेकिन वो उस आकृति को, उस चित्र को देख के बोलते हैं कि यही पेप्सी है, यही अंकल चिप्स का पैकेट है। तो वहां पर वो लोगोग्राफिक रीडिंग कर रहे होते हैं। और जब हम सब धारा प्रवाह पढ़ना सीख लेते हैं, और हमारे बच्चे भी, तब भी हम लोगोग्राफिक रीडिंग ही करते हैं। आप भी यहां स्लाइड पर जो लिखा हुआ है, इसे अलग अलग मात्रा मिलाकर के या अलग अलग ध्वनियों को जोड़ के नहीं पढ़ पा रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, और आप देखते ही कह रहे होंगे बच्चे कहानी की विषय वस्तु के बारे में अनुमान लगाते हैं। ऐसा पढ़ने के दौरान आप भी लोगोग्राफी की रीडिंग कर रहे हैं। तो ये पूरी जो यात्रा है पठन की, पठन क्षमता विकास की, ये लोगोग्राफिक रीडिंग से ही शुरू होकर के और लोगोग्राफिक रीडिंग तक ही पहुंचती है। अंतर सिर्फ ये होता है कि शुरुआती दौर में हमारे पास समझ नहीं होती उन ध्वनियों की और ध्वनि समूहों की, और धीरे धीरे हम समझ विकसित करते हैं, फिर तेजी से पढ़ने लगते हैं और साथ ही साथ उसका अर्थ भी ग्रहण करने लगते हैं। संभवतः मैं आपकी बात को स्पष्ट कर पाया हूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा हम चर्चा कर रहे थे किताब का परिचय देना, तो किताब, यदि कोई किताब है जिसमें सिर्फ एक ही कहानी है,
तो शुरुआती दौर में पहले हम उस किताब के मुख्य पृष्ठ पर जो चित्र बने हैं उसको लेकर के बच्चों से बातचीत करेंगे और उस शीर्षक पर बच्चों को अनुमान लगाने को कहेंगे और उसका एक सामान्य परिचय बच्चों के साथ साझा किया जाएगा। पृष्ठभूमि पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना। जो कहानी का विषय वस्तु है या जिन संदर्भ में मैं बातचीत कर रहा हूं उसको लेकर के जो बच्चों की समझ है अब तक की, जिसके आधार पर मैं वो कहानी उनको सुनाने जा रहा हूं, तो वो जो पृष्ठभूमि की पूर्व ज्ञान बच्चों की है उसको मैं सक्रिय करूंगा, एक्टिव करूंगा और तब फिर उस कहानी को उनके सामने प्रस्तुत करूंगा। और अगला, नई शब्दावली पर चर्चा करना। नई शब्दावली पर चर्चा करने का तात्पर्य यहां पर यह है, जैसे कि देखिए मैंने जो कहानी आपको सुनाई थी केलापुर गांव वाली, तो वहां पर मैंने शुरुआत में आपको एक शब्द आया था महावत। अब यदि बच्चों को महावत शब्द का अर्थ नहीं पता है तो कहानी सुनाने के दौरान जो उस कहानी को लेकर के समझ है वो विकसित होने में अड़चन आएगी। तो यदि शिक्षक को लगता है कि इस कहानी में अमुक अमुक शब्द ऐसे आ रहे हैं जो शायद सारे बच्चों को एक जैसी उनकी समझ न हो, उनको न पता हो, तो शुरुआती दौर में ही यदि उन शब्दों को लेकर के मैं बच्चों से बातचीत कर लूं, उसका अर्थ स्पष्ट कर लूं, तो कहानी सुनाने के दौरान फिर कोई अड़चन नहीं आएगी और बच्चे एकदम जैसे जैसे शिक्षक कहानी सुनाता जाएगा और जिस तरीके की समझ विकसित करता रहेगा बच्चों के साथ वैसी समझ विकसित होती रहेगी। इसलिए यहां कहा जा रहा है नई शब्दावली पर चर्चा करना और बच्चों का ध्यान लगातार केंद्रित रहे कहानी सुनने के दौरान, वे कहानी को ध्यानपूर्वक सुने। इसके लिए जरूरी है कि कहानी के बीच बीच में हम उनको जो उसकी विषय वस्तु है उसके बारे में अनुमान शुरू में भी लगाने का अवसर दें और बीच बीच में भी अवसर दें। जब बच्चे स्वयं अनुमान लगाते हैं तो वो विषय वस्तु से जुड़ते हैं और उनके अंदर रोचकता भी विकसित होती है। ठीक इसी प्रकार से कहानी सुनाने से पहले कहानी का उद्देश्य क्या है यह भी बच्चों के साथ तय करना आवश्यक होता है। जब हम उद्देश्य को साझा करते हैं तो बच्चे और तत्पर होते हैं कहानी को सुनने के लिए। एक प्रश्न आपके बीच से आया है कि क्या बच्चों को बड़ी कहानी सुना सकते हैं? हां, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि कितनी बड़ी। कक्षा 1 के बच्चे हैं, आप देखें कि जो कक्षा 1 के स्तर की कहानियां हैं जो इस रिमझिम पाठ्य पुस्तक में भी दी गई है और जो पूर्व में भी और बहुत से विद्यालयों में भी कक्षा 1 के स्तर के बच्चों के लिए जो कहानियां रखी जाती हैं उनमें शब्दों की संख्या सीमित होती है, सीमित वाक्य होते हैं, सीमित पात्र होते हैं, सीमित उद्देश्य होते हैं और उसका मूल उद्देश्य यह होता है कि जब बच्चों के साथ एक छोटी कहानी एक समय में एक साथ साझा की जाए, उपन्यास की तरह नहीं कि आधी आज सुना दी, आधी कल सुनाएंगे, फिर आगे परसों सुनाएंगे, पता लगा एक ही कहानी को लेकर के कक्षा में और विशेष करके कक्षा 1 के बच्चों के साथ हम कई दिनों में साझा करेंगे तो कहानी का जो आनंद है वो खत्म हो जाएगा, बच्चों का जो ध्यान है वो भंग हो जाएगा। इसलिए कक्षा 1 के बच्चों के लिए यह निश्चित किया जाता है कि वो कहानियां छोटी हों जो एक बार में सुनाई जा सके। हम उसके उद्देश्य तक और उसके अंतिम जो उसकी जो मैसेज उसके अंदर है वहां तक हम एक बार में ही पहुंच जाएं, एक कालांश में ही पहुंच जाएं। और इसी प्रकार की कहानियां लिखी भी जाती हैं उन बच्चों के लिए। तो जब हम उद्देश्य तय कर लेते हैं कहानी का तो उसके बाद हम कहानी को सुनाना शुरू करते हैं और कहानी सुनाने के दौरान भी हमको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे अध्यापक
उत्साह और अभिव्यक्ति के साथ पढ़कर सुनाते हैं। यहां पर हाव भाव जो शब्द प्रयोग किया गया है अभिव्यक्ति के लिए, जिस पर अभी मैं चर्चा भी कर रहा था आपके साथ में, कि जहां जैसी साउंड मॉड्यूलेशन की बात हो, उतार चढ़ाव की बात हो, वो शिक्षक को प्रयास करना चाहिए कि उस तरीके की आवाज निकाले। यदि शेर की आवाज निकालनी हो या शेर ने कहा ऐसा कोई संदर्भ आ रहा हो तो उसी तरीके से बोला जाए। गिलहरी के संदर्भ में बात हो तो उसी तरीके से आवाज निकालने का प्रयास किया जाए। बंदर के संदर्भ में बात हो रही हो, बंदर ने ऐसा कहा गिलहरी से, तो उस तरह से बातचीत की जा रही हो या किया जाए। होता क्या है इससे कि बच्चे छोटे हैं, कक्षा 1 के स्तर के हैं, कहानियां उनको प्रिय हैं, लेकिन जब इस तरह का पुट हम उसमें शामिल करते हैं तो बच्चे बड़ी ध्यानपूर्वक सुनते हैं और शिक्षक के साथ वो जो भी संदर्भ रखा जा रहा है उसको ग्रहण भी करते हैं और उसको याद करने का भी प्रयास करते हैं। याद करने का तात्पर्य यहां यह है कि उसको रटना नहीं, बल्कि उनकी घटनाओं को याद करना। जो कुछ बताया जा रहा है, पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर किसने क्या कहा, इस तरह की जो घटना एक कहानी में आती है उसको अपनी स्मृति में ले जाना और बाद में उसको फिर दूसरे बच्चों के साथ या अपने अभिभावक के साथ या शिक्षक के साथ या समूह में साझा करना। कहानी पढ़ने के दौरान शिक्षक एक बात का और ध्यान रखें कि वो प्रश्न पूछें बीच बीच में। बच्चों की सुनकर याद करने की क्षमता को पुष्ट करने के लिए प्रश्न पूछना जरूरी है, लेकिन यहां एक ध्यान रखना है, प्रश्नों की संख्या इतनी अधिक न हो। मान लीजिए आपने एक 60-70 वाक्य, सरल वाक्यों की एक कहानी आपने बच्चों के सामने रखा, या 30-40 वाक्यों की एक कहानी बच्चों के सामने रखा और उसमें आपने 12-13 प्रश्न कर दिए। हर एक 2 वाक्य बोलने के बाद आपने बच्चों से एक प्रश्न किया। अब क्या होगा? गिलहरी क्या सोच रही होगी? बंदर के पूंछ में गुदगुदी क्यों होने लगी? और बार बार आप प्रश्न कर रहे हैं। तो ऐसा करने से जो कहानी की रोचकता है वो क्षीण होने लगती है, बच्चों का आनंद कम होने लगता है। तो सटीक स्थान पर कुछ एक प्रश्नों को सिर्फ इस उद्देश्य से रखा जाए कि उनकी जो याद करने की क्षमता है या जो कुछ उन्होंने अब तक सुना है उसके आधार पर और जो वो अनुमान लगा रहे हैं आगे उसके आधार पर वो अपनी बातों को कह सकें। आपके बीच से सोनभद्र से एक प्रश्न आया है, विचार आए हैं कि अभिनय के साथ कहानी सुनाई जा सकती है। निश्चित रूप से एक शिक्षक से यह अपेक्षा होती है कि वो एक कहानी को कई तरीकों से बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सकता है। शिक्षक यदि स्वयं एक पात्र के रूप में खड़ा हो जाए और उसे लगता है कि केवल एक ही पात्र की कहानी है तो भी वो साझा कर सकता है। शिक्षक को लगता है कि कहानी सुनाने के बाद जो हाव भाव से हमने रखा है सारे पात्रों के डायलॉग्स को या उनके संवाद को, और उसको बच्चों तक पहुंचाने के बाद यदि मैं बच्चों से चाहता हूं कि वो अभिनय करें और उस कहानी की पुनरावृत्ति करें और फिर पुनः कक्ष में प्रदर्शित करें तो वहां बच्चों की वो मदद ले सकता है। शिक्षक स्वतंत्र है। अभी हम आगे इस पर चर्चा करेंगे कि आप कैसे फ्लैश कार्ड को यूज कर सकते हैं बच्चों को कहानी सुनाने के लिए। कहानी सुनाने के बाद कैसे हम अलग अलग उसी कहानी घटनाक्रम के जो अलग अलग चित्र हैं उनको बच्चों को क्रम में लगाने को कह सकते हैं। उद्देश्य सिर्फ यह है कि कहानी के माध्यम से हम बच्चों में नई शब्दावलियों का विकास करें, उनकी तर्क, अनुभव और चिंतन करने की क्षमता को विकसित करें, मौखिक भाषाई क्षमता विकसित करें। बच्चे कहानी में आए शब्दों को, वाक्यों को पढ़ना सीखें, अर्थ ग्रहण करना सीखें और धीरे धीरे आगे की कक्षाओं में वे कहानी स्वयं रचना कर लिखित रूप से अभिव्यक्त करना सीखें। तो ये सारे उद्देश्य एक के बाद एक क्रम में जुड़े होते हैं, जिनकी शुरुआत कक्षा 1 में कहानी सुनने और सुनाने से होती है, मौखिक रूप से।
तो कहानी सुनाने के दौरान बच्चों से जो आगामी घटनाएं हैं, अब क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है अब क्या हो जाएगा या क्या हुआ होगा, ऐसा कहते हुए आप उनके बीच में प्रश्न रख सकते हैं अनुमान लगाने के लिए। और जब बच्चे अनुमान लगाते हैं, फिर जब आप उस कहानी को पढ़ते हैं जैसा कि किताब में लिखा हुआ है, फिर बच्चे ये देखते हैं कि जो उन्होंने अनुमान लगाया था वो सही था या गलत था। तो जहां वो सही होते हैं वो खुश होते हैं, और जहां वो गलत होते हैं तो वो गलती नहीं है उनके लिए, वो एक तरह से उनके लिए सीखना है, वो उससे सीखते हैं। अच्छा मैंने तो ऐसा नहीं सोचा, ये तो इस तरह हो गया। जालौन से एक प्रश्न आया कि क्या कहानी बच्चों से सुन सकते हैं? हाँ, यह तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है कहानी सुनने सुनाने का। और आपने एकदम सटीक प्रश्न किया है। कहानी सुनाना कक्षा 1 के बच्चों को उनके स्तर से जो उसका उद्देश्य है वो तब तक पूर्ण नहीं है जब तक बच्चों से उस कहानी को उनके शब्दों में न सुना जाए। ये उसका दूसरा भाग है। पहला भाग जिस पर हम अभी आपसे चर्चा कर रहे हैं कि शिक्षक हाव भाव से और जैसी बातें अभी हमने आपके साथ साझा किया उन चीजों को ध्यान में रखते हुए कहानी को बच्चों के साथ साझा करें, उन्हें सुनाए। और वो पूरा तब होगा जब ध्यानपूर्वक सुनने के बाद बच्चे उसी कहानी को अपने शब्दों में सुनाएं। वो शब्द उनके होंगे, तो ऐसा करेंगे तो वो ध्यान रखेंगे कि जिस क्रम में घटना हुई थी उसी क्रम में बता पा रहे कि नहीं। जो शब्द उन्होंने सुने थे उन शब्दों को भी वो शामिल करेंगे, कुछ अपने शब्द शामिल करेंगे। शुरुआती कक्षाओं में हो सकता है वो अपनी स्थानीय भाषा में उन्हीं कहानी को बताने लगे आपको। तो ये सारी प्रक्रिया कहानी सुनने सुनाने का भाग होगी। यहीं पर हम जब हम लोग पहले दिन बातचीत कर रहे थे तो हमने आपके साथ साझा किया था कि बच्चों की जो स्थानीय भाषा है, मातृभाषा है, जो उनके घर की भाषा है, उसको सम्मान मिलना चाहिए शुरुआती दौर में। तो शुरुआती दौर का मतलब यही कि जब हम कक्षा में कहानी सुनने सुनाने का कार्य कर रहे हैं तो बच्चों को आपने तो कहानी किताब से पढ़ के मानक भाषा में सुनाई, या जो भाषा मैंने प्रयोग किया अभी आपको 2 कहानी सुनाने के लिए, तो मैंने तो मानक भाषा का प्रयोग किया। अब इसी कहानी को यदि मैं बच्चों को सुनाने को कहूंगा, बेटा जो आपने कहानी सुनी, जिसको मैंने सुनाया, आप इसको बताएं क्या आपने सुना। अब जब बच्चा मुझे कहानी सुनाएगा तो वो जो उसके घर की भाषा हो सकता है उसका वहां से भी शब्दों को वो लेकर के बातचीत करे, तो वहां पर मुझे उसको प्रोत्साहित करना है। क्योंकि उद्देश्य मेरा क्या है कि जिन घटनाओं को उसने सुना, कहानी के जो घटनाक्रम हुए, उसने हूबहू उसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया। और हूबहू नहीं भी कर पाया तो कम से कम प्रयास तो किया, अपनी बात कह तो पा रहा है, अभिव्यक्त तो कर पा रहा है अपनी बातों को। यहां यह उद्देश्य है कहानी का। तो आपने ये बहुत सही कहा कि ये सुना सकते कि नहीं। निश्चित रूप से जब तक बच्चों से आप कहानी नहीं सुनेंगे, वो उसका जो दूसरा भाग है वो अधूरा रहता है। अध्यापक द्वारा बोलते हुए अपने सोचने की प्रक्रिया को दिखाना, यह भी एक कार्य अध्यापक द्वारा होने चाहिए। जैसे कि कभी कभी होता क्या है, जब हम कहानी सुना रहे हैं तो कहानी सुनाने के दौरान अध्यापक, अच्छा मुझे लगता है कि गिलहरी जब लटकी होगी उसकी पूंछ पर तो उसने महसूस किया, वो रस्सी कैसे सोच लेगी, वो पूंछ तो बंदर की बड़ी चिकनी होती है, रस्सी में तो आपको क्या लगता है। तो ऐसे ऐसे शिक्षक भी स्वयं सोचते हुए उस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है कहानी सुनाने की। जब शिक्षक ऐसे बातचीत करेगा, इस तरीके से स्वयं सोचने का एक नाटक करेगा या प्रक्रिया में लाएगा उसको, तो बच्चे भी उसी तरह, नहीं सर ऐसा नहीं है, वो ऐसा होगा, इसलिए उसने चिकना समझा होगा क्योंकि उसकी पूंछ इस प्रकार की होगी, वो कुछ ना कुछ अभिव्यक्त करेंगे। तो शिक्षक अपने आप को सोचने की प्रक्रिया में शामिल करे, ऐसा दिखाने का प्रयास करे और फिर बच्चों को शामिल करे कि वो कैसे सोच रहे हैं और क्या कह रहे हैं। हाँ, पढ़ने के दौरान जब आपने कहानी को पढ़ा और इस पूरे प्रक्रिया को फॉलो किया, उसके बाद कहानी को दोबारा एक बार पुनः पढ़ना चाहिए और फिर दोबारा पढ़ते समय आप जो कहानी के शब्द हैं उन पर अंगुली रखते हुए और बच्चों के साथ उस कहानी को साझा करें। अब दूसरी बार आप पढ़ रहे हैं और फिर अंगुली को बच्चों के साथ उस जो लिखा हुआ है किताब पर उस पर आप रख रहे हैं, तो वहां पर बच्चे शुरुआत कर देते हैं लोगोग्राफिक रीडिंग का। उस शब्द की आकृति को देखते ही वो ऐसा बोलने लगते हैं।
क्योंकि यह उनके साथ कई बार हो चुका है और ये शब्द जो बार बार आ रहे हैं वो उस आकृति में उनके सामने आ रहे हैं, तो वो बार बार उसी को देखते हुए बोलने लगते हैं। तो इस चीज को हमको साथ में लेके चलना है कहानी सुनाने के दौरान। एक बात और आपके बीच से आई है, रिमझिम के अलावा नैतिक मूल्यों पर अन्य कहानी सुना सकते हैं। यह बात आपके बीच से अलीगढ़ से आई है। निश्चित रूप से यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपने उठाया है। कक्षा 1 के बच्चों के लिए, जैसा पहले दिन की बातचीत में भी हमने कहा था कि जब हम मौखिक बातचीत करते हैं शुरुआती दिनों में, तो वहां पर हम केवल बातचीत नहीं करते हैं, बच्चों की मौखिक भाषा विकास पर ही बातचीत नहीं करते हैं, हम उनके व्यक्तित्व विकास की बात करते हैं, सुरक्षा सावधानी से संबंधित बातचीत कर रहे हैं, स्वास्थ्य से संबंधित बातचीत कर रहे हैं, दैनिक दिनचर्या से संबंधित बातचीत कर रहे हैं, और वो समझ उनके अंदर विकसित कर रहे हैं जो कि उनके व्यक्तित्व विकास में सहायक है। तो ठीक इसी प्रकार से जो नैतिक मूल्यों की कहानियां हैं, जो मानवीय मूल्यों की कहानियां हैं, यह भी बच्चों के साथ साझा की जानी चाहिए, निश्चित रूप से। और मात्र किताब की कहानियां, 7 कहानियां ही तो पर्याप्त नहीं है बच्चों के साथ पूरे वर्ष तक कार्य करने के लिए, तो आप निश्चित रूप से इनको शामिल कर सकते हैं। हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखना है, कहानी सुनाने के दौरान अक्सर अब तक हम लोग ऐसा करते आ रहे हैं, अंत में बच्चों से प्रश्न करते हैं कि इससे आपको क्या सीख मिली, आपने इस कहानी से क्या सीखा। हम शिक्षकों को इस प्रश्न से बचना होगा। उद्देश्य तो वही होगा, नैतिक मूल्यों का विकास या किसी समस्या का समाधान या किसी घटनाक्रम के बारे में जानते हुए उससे कोई सीख लेना, कोई समझ विकसित करना, उद्देश्य तो वही होगा। लेकिन अब अपेक्षा शिक्षकों से यह है कि वे कहानी सुनाने के बाद बच्चों से इस तरह से बात करें कि यदि आप अमुक पात्र की जगह होते तो आप क्या करते। जब इस तरह के प्रश्न आएंगे, यदि आपके साथ ऐसी घटना हुई होती तब आप क्या करते। जब बच्चों से इस तरह के प्रश्न होंगे तो बच्चे उस पात्र की जगह अपने आप को महसूस करेंगे और फिर अपने आप को, अपने विचार आपके साथ साझा करेंगे। तो जो भी उनका अनुभव होगा, जो भी उनकी समझ होगी, जो भी उनके विचार के अनुसार सही गलत होगा, वो उसको आपको बताएंगे। अच्छा, मान लीजिए आपने कहानी सुनाई और बात में आई कि स्कूल में उस बच्चे को जो कलम मिली, वो कलम उसने सोचा कि टीचर को दें कि अपने मम्मी पापा को दे दें, पता नहीं किसकी कलम है, या अपने दोस्त को दे दें, उसके पास कलम नहीं है, उसका एक कलम वो नहीं काम कर रहा है तो उसको दे दें, या मैं बगल मेरे स्कूल के पास में पुलिस थाना, वहां पे जा करके दे दें। तो अब बच्चे ने अपने विचार रखे कहानी सुनाने के बाद। अब शिक्षक का दायित्व है कि बच्चों ने जो बात रखी, अब यहां पर नैतिक मूल्य क्या कहता है, कलम किसको देनी चाहिए थी, बच्चों के पास किन किन प्रकार के अवसर थे, उस जो कलम उसने रास्ते में पाया गिरा हुआ, वहां लेकर के जो बातचीत कर रहे हैं, अब उसके अंदर जो नैतिक मूल्य विकसित हो रहा है इस संदर्भ में कि यदि मैं होता तो क्या करता। तो हमको इस बात से अब बचना होगा कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। इसकी जगह हमको यह कहना होगा कि यदि आप इस स्थान पर होते या आपके साथ ऐसी घटना घटी होती या इस पात्र की जगह आप होते तो आप क्या करते। अब यहां पर जो विकास होगा, यहां पर जो उसकी समझ विकसित होगी, वह उसको अपने जीवन में ले आएगा, वह उसकी अपने विचार होंगे, वह उसकी अपनी सोच होगी, वह उसका अपना अनुभव होगा। और यही तो हमारा और आपका उद्देश्य है कक्षा कक्ष में बच्चों के साथ, कि हम कहानी के माध्यम से उनके अंदर नैतिकता का विकास करें, मानवीय मूल्यों का विकास करें। तो ये प्रश्न आपने बहुत अच्छा उठाया। ठीक, तो जैसा हम सब आपस में बातचीत कर रहे थे कि कहानी के जो तीसरे चरण में भी हमको कुछ गतिविधि करने की आवश्यकता होती है, और इसके अंतर्गत कहानी की समीक्षा पर बातचीत करनी चाहिए। कहानी की संक्षिप्त समीक्षा इसके अंदर शामिल होनी चाहिए, अर्थात जो कहानी एक शिक्षक ने बच्चों के साथ शामिल किया, उसको उनकी जो मुख्य बातें हैं उनको लेकर के बच्चों से हम बातचीत करें। और समझ को विस्तार देना, जैसे हमने अभी जो केलापुर के विद्यालय की कहानी आपके साथ साझा किया, और उसमें हमने कहा
कि वो केले के छिलके को सड़क पे फेंक दिया और जिसकी वजह से वो हाथी और महावत दोनों फिसल गए। तो यहाँ पर जो कहानी हमने बच्चे के साथ साझा किया, बच्चों के साथ, तो वहां पर उससे जो समझ विकसित हो रही है उसको लेकर के विस्तार देने की आवश्यकता है, इस पर थोड़ी चर्चा करने की आवश्यकता है, क्योंकि फिर ये जैसा भी आप प्रश्न कर रहे थे, नैतिक मूल्यों को लेकर के ये जुड़ेगा, मानवीय मूल्यों को लेकर के जुड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से समूह में या व्यक्तिगत रूप से कहानी को अपने शब्दों में सुनाना, इस पर भी हम लोगों ने भी बातचीत किया है। आपके बीच से भी एक प्रश्न आया था कि क्या बच्चे कहानी को सुनाएंगे। यस, ये अवसर आपको देना है। जब तक बच्चे समूह में आपस में, आप उनको छोटे छोटे समूह में बिठा दें और उनसे आप कहें कि आप कहानी आपस में साझा करें, जो कहानी आपने सुना है एक दूसरे को कहानी सुनाएं। आप उनसे उनके घर में दादा दादी नाना नानी जो कहानी सुनाते हैं, माता पिता जो कहानी सुनाते हैं, आप उनको सुनाने का अवसर कक्षा कक्ष में दे सकते हैं। दोनों पाठ है इसका, शिक्षक द्वारा सुनाना और बच्चों से सुनना, और तभी ये पूर्ण है, ये जो हमारा उद्देश्य है कहानी सुनने का और सुनाने का। और इसका जो अंतिम चरण है वो है कहानी से संबंधित चित्रकारी और अन्य लेखन। देखिए यहां दोनों बात की जा रही है। कक्षा 1 के स्तर पे हैं बच्चे, शुरुआती दौर में है, अभी वो लेखन का उनको समझ नहीं है, वो वर्णों को और अक्षरों को बना नहीं पा रहे हैं, शब्दों की रचना नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन लेखन के रास्ते में तो हैं। वो कलम को पकड़ना तो सीख रहे हैं, बालू में उंगलियां तो फिरा रहे हैं, वर्णों की आकृतियां बना रहे हैं, विभिन्न आकृतियां बना रहे हैं, रंगों में आकृतियों में रंग भर रहे हैं। तो उसी क्रम में जो कहानी आपने सुनाई है, आप उससे संबंधित किसी पात्र को बनाने को कह दें आप, कि चलिए आपने कहानी में अभी आपने सुना बंदर थी और गिलहरी थी, और बंदर का एक पूंछ लंबा था, गिलहरी ने उसको रस्सी मान करके, झूला मान करके उस पर लटक करके झूल रही थी, ऐसी हम लोगों ने कहानी भी सुनी है। तो आप इसमें से किसी एक बंदर की या गिलहरी की या उसकी पूंछ की कोई एक चित्र आप बनाइए। आप देखिए बच्चे चित्र बना रहे हैं, उनके मन मस्तिष्क में एक ऐसा दृश्य है कि बंदर ऐसा होता है, गिलहरी ऐसी होती है, अगर बंदर पेड़ पे बैठेगा तो कैसे बैठेगा, पेड़ कैसा होगा, पूंछ लटकाएगा लंबी और वो रस्सी की तरह होगी तो वो कैसा होगा, झूला के आकार में वो कैसा दिखेगा। तो उस चीज को वो लिखित रूप से अपने कार्यों के माध्यम से प्रदर्शित करने का प्रयास करेंगे। फिर आप उस पर उनको पुनर्बलन करें, उनसे अपने विचार साझा करने पर आपने क्या बनाया है, ये क्या दिख रहा है, और उनके कार्यों को आप सराहें। तो ये कहानी सुनाने के बाद उसके जो संदर्भ है उससे जोड़ने का हमको प्रयास करना होगा। और अन्य लेखन का, अगर आगे की कक्षाओं में बच्चे लेखन करके भी उस कहानी के कुछ वाक्यों को बता सकते हैं, कुछ वाक्य लिख सकते हैं, कुछ शब्द लिख सकते हैं, तो आप वो भी कार्य उनके साथ करा सकते हैं। ठीक, एक प्रश्न आपके बीच से और आया है कि उन्नाव से ये प्रश्न है कि कहानी का रोल प्ले नाट्य रूपांतरण भी कर सकते हैं। हाँ, यह तो बहुत अच्छी विधा है। कक्षा कक्ष में छोटे बच्चों के साथ एक कहानी में अगर 3-4, देखिए छोटे बच्चों के साथ पात्रों की संख्या ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ऐसी कहानियों का आप चयन करें, और जो भी 2-3 पात्र हैं आप बच्चों को उन पात्रों के मुखौटा दे करके या आप उसी रोल प्ले में ला करके आप बच्चों से वो रोल प्ले करा सकते हैं। ये तो बहुत प्रभावी विधि है। अगर आप ऐसा करा पाते हैं और बच्चे आपके साथ शामिल हो रहे हैं, तो वास्तव में कहानी के जो उद्देश्य हम उनकी तरफ ही अग्रसर हैं। तो आप ऐसा निश्चित कराइए, जहां भी संभावना लगती है, जहां भी आपको अवसर मिलता है कि मैं बच्चों के साथ रोल प्ले करा सकता हूं, आप कराइए। आप स्वयं उसमें शामिल हो सकते हैं एक पात्र के रूप में। अगर रिमझिम पुस्तक की बात की जाए, जो पाठ्य पुस्तक हम सबके साथ अब रहेगी आगे से, अगले सत्र से, तो उसमें जो कहानियां शामिल हैं, यदि उस पर आप ध्यान दें तो आप देखेंगे कि काफी बाद में, शुरुआत में तो बहुत सी कविताएं शामिल हैं, बाद में ये कुल 7 कहानियां शामिल हैं, जिसमें कि पहली कहानी है बंदर और गिलहरी, दूसरी है गेंद बल्ला, एक बुढ़िया, मैं भी, लालू और पीलू, हलीम चला चांद पर, और 7 पूंछ का चूहा। आप ध्यान दीजिएगा, देखिए आप ये कहानियां जो कक्षा 1 के बच्चों के लिए रखी गई हैं, इनके जो पात्र हैं ये बच्चों के परिवेश के हैं, बच्चों की जो उनका अनुभव है, जो उनकी समझ है, उन सारी चीजों को ध्यान में रखकर इन कहानियों को बनाया गया है। और उद्देश्य सिर्फ क्या है कि बच्चे आनंदित हो ऐसी कहानियों को सुनने में, जो उनका अपना अनुभव है, पूर्व ज्ञान है, उसके आधार पर अपने आप को जोड़ पाए इन कहानियों की विषय वस्तु से, और अपनी स्मृति के आधार पर फिर इस कहानी को वो अपने शब्दों में सुना भी पाए। इन सारी बातों का ध्यान में रख करके उसी कक्षा स्तर का, और आप ये भी देखेंगे कि इन कहानी में जो
वाक्य प्रयोग किए गए हैं वो भी सरल हैं, और जैसा एक प्रश्न आपके बीच से आया था, कहानी बहुत बड़ी नहीं है। इस पूरी कहानी को एक शिक्षक एक ही कालांश में बच्चों को सुना सकता है। अगले कालांश में फिर वो उनको पठन की ओर अग्रसर होने के लिए वो इसका आदर्श वाचन कर सकता है। अगले कालांश में फिर वो साझा पठन कर सकता है, और फिर अगले कालांश में उनसे इस पर और आगे की कार्य कर सकता है। तो ये कहानियां जो रिमझिम में कक्षा 1 के बच्चों के लिए दी गई हैं, ये उनके कक्षा के स्तर के अनुसार ही दी गई हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है। बंदर और गिलहरी, जिस कहानी को मैं अभी आपके साथ साझा कर रहा था, ये पहली कहानी है, जैसा आप देख पा रहे होंगे। आप देखें शब्दों की संख्या। दूसरा गेंद और बल्ला, एक कहानी आप इसमें भी देखें, जो वाक्यों की संख्या है वो कितनी कम है और कितने सरल वाक्य यहाँ पर रखे गए हैं बच्चों के लिए। और पात्र भी इस प्रकार के हैं जो बच्चों को कल्पना करने का अवसर देते हैं। यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन किया गया है गेंद का और बल्ले का, वो एक पात्र के रूप में आपस में बातचीत कर रहे हैं, और ये अवसर देता है बच्चों को कल्पना करने का। एक गुड़िया नामक एक कहानी है, जिसमें कि कुछ दूर तक जाकर के कहानी फिर रुक जाती है और फिर बच्चों को आगे बातचीत करने का अवसर देती है, सोचने का अवसर देती है और अपनी बात कहने का अवसर देती है। यहाँ शिक्षक की भूमिका यह होती है कि बच्चों को इसके आगे कहानी बढ़ाने का अवसर दें और उनसे बातचीत करें। ठीक इसी प्रकार से एक और कहानी है, मैं भी। इस कहानी के बारे में आपने पूर्व में भी पढ़ रखा होगा, जो बतख और अंडे के बारे में है। ये भी बच्चों के स्तर के, बच्चों के परिवेश में बच्चे घर के आसपास अंडा और बतख और चूजा और मुर्गी ऐसे जानवरों को देखते हैं, तो उन्हीं को पात्र के रूप में लेकर के इस कहानी को यहाँ पर बच्चों के साथ साझा करने की बातचीत की गई है। आप देखें यहाँ पर चित्रों की संख्या ज्यादा है और वाक्यों की संख्या कम है। तो आप एक एक चित्र, आप चाहें तो इन चित्र के कटआउट्स बना लें, इनको फोटोस्टेट करके कटआउट्स बना लें और एक एक चित्र को दिखाते हुए अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। कहानी सुनाने के बाद आप बच्चों को जो बच्चों ने सुना है और जो यहाँ घटनाक्रम चित्र के माध्यम से प्रदर्शित हो रहा है, इनको आप रीअरेंज करने को दे सकते हैं। आप ये इन चित्रों को अलग अलग कटआउट्स कट कर लें, फ्लैश कार्ड पर चिपका लें, और आप बच्चों से कहें कि जैसे कहानी में घटनाक्रम हुई उसी हिसाब से आप इनको लगा दीजिए। बच्चे लगाएंगे, ये उनके लिए बहुत रोचक होगा, उनके लिए खेल होगा। छोटे समूह में आप बच्चों को बिठाएं, मान लीजिए आपने 5 समूह में बिठाया, तो इन पूरे चित्रों की 5 सेट आप बनवा लें और हर एक समूह को एक सेट दे दें। बच्चे उसको अरेंज करेंगे, जिसका सबसे पहले अरेंज हो गया और सही तरीके से अरेंज हो गया, उसके लिए आप क्लैपिंग कराएं, ताली बजाएं, उनको पुनर्बलन करें उनका, और बाकी बच्चों से बोले आप भी ऐसा प्रयास करें। ठीक, एक और कहानी देखिए आपके सामने जो इस किताब में शामिल की गई, लालू और पीलू। यहाँ पे रंगों को लेकर के बातचीत की गई है। यह भी बड़ी रोचक कहानी है बच्चों के स्तर से। आप देखिए ये भी कुछ वाक्यों में ही पूरी होती है। 3-4 यहाँ भी चित्र दिए गए हैं। तो कक्षा 1 के स्तर का ध्यान रखते हुए बच्चों का ये कहानी शामिल की गई है। ठीक इसी प्रकार से एक कहानी है, हलीम चला चांद पर। यहाँ भी देखिए बहुत अच्छी कल्पना करने का अवसर बच्चों को दिया जा रहा है। तो ये जब इस तरह की कहानियां बच्चों के बीच में जब रखी जाती हैं और इसके माध्यम से बच्चों को अवसर दिया जाता है अपने विचारों को, अनुभवों को साझा करने का, तो वो बहुत बेहतर तरीके से अपनी बात को कक्ष में रखते हैं। अब शिक्षक का दायित्व होता है कि वो कैसे बच्चों को अवसर दे, छोटे समूह में दे, व्यक्तिगत रूप से दे, बड़े समूह में दे। जितना ज्यादा अवसर बच्चों को मिलेगा अपनी बात कहने का, वो उतना ही बेहतर तरीके से कहानियों को सुनेंगे और अपने शब्दों में व्यक्त करेंगे। इन कहानियों में भी देखिए कई चित्र हैं, लेकिन वाक्यों की संख्या बहुत कम है। और एक अंतिम कहानी, 7 पूंछ का चूहा। ये एक बहुत ही रोचक कहानी है। जब एक बच्चे के इस बात को लेकर के, जो सामान्यतः हमारी कक्षाओं में होता भी है कि बच्चों को लोग किसी नाम से चिढ़ाने लगते हैं और बच्चे उससे परेशान होते हैं, तो यहाँ एक बड़ी अच्छी सीख दी गई है कि कोई आपको चिढ़ाए तो आपको चिढ़ना नहीं चाहिए, आप जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। ये एक बहुत बढ़िया एक मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है, क्योंकि सामान्यतः इस तरह की घटना हमारी कक्षाओं में होती हैं। तो उसको लेकर के एक बहुत रोचक कहानी कक्षा 1 के बच्चों के साथ साझा की गई है। समय भी हो रहा है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये कहानी थोड़ी लंबी है क्योंकि ये अंतिम कहानी है और इस कहानी तक पहुंचते बच्चों को लगभग 1 वर्ष हो चुका होगा जब बच्चे इस कहानी तक पहुंचेंगे, इसलिए इस कहानी को थोड़ा सा ज्यादा
वाक्यों में शामिल किया गया है। और राइट साइड में आप देख रहे हैं उसी कहानी को लेकर के एक और रोचक चित्र दिया गया है जो उस कहानी से ही संबंधित है, जिस पर बच्चे बहुत अच्छे तरीके से अपने विचार को शामिल कर सकते हैं। जो कुछ दिख रहा है उसके ऊपर अपनी बातों को कह सकते हैं। इस सत्र के अंत में कुछ मुख्य बातें हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। तो कुछ ये मुख्य बातें हम सबको ध्यान रखना चाहिए जब हम बच्चों के साथ कहानी साझा कर रहे हों। हाँ, एक एटा से हम प्रश्न आया है, क्या हम किताब से अलग चित्र बनाकर बच्चों को कहानी? हाँ सर, आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। कहानियों का तो एक समुद्र हमारे पास होना ही चाहिए, हर शिक्षक से अपेक्षा है। देखिए अभी जो सहज नामक मॉड्यूल हम सबको दिया गया है राज्य स्तर से, वहां भी कहानी और कविताओं का ही संग्रह है। अपेक्षा यही है। आप देखिए कि हमारी कक्षाओं में प्रिंट रिच एनवायरनमेंट की जो बात चल रही है, लिखित समृद्ध माहौल की, वहां भी बहुत सी कहानी, कविताएं, दृश्य को शामिल करने की बातचीत की जा रही है। हम कर भी रहे हैं उसको, वो कार्य चल भी रहा है और उसके माध्यम से बच्चों से बातचीत करने की बातचीत की जा रही है। तो यदि आप इन किताब के अलावा और बहुत सी कहानियां ले आते हैं, बच्चों के साथ साझा करते हैं और आप कोई चित्र बना लेते हैं, इवन अगर आप बिग बुक के फॉर्म में कहानियों को बना लेते हैं जिसके कि हर एक पन्ने पर एक बहुत बड़ा दृश्य होगा और एक या दो सरल वाक्य में नीचे लिखा होगा और कुछ वाक्यों में ही वो पूरी कहानी खत्म हो रही होगी। 14 पन्ने, 15 पन्ने, 20 पन्ने तक अधिकतम वो कहानी होगी। यदि इस तरह का कार्य आप स्वयं कर पा रहे हैं, स्वयं चित्र बना पा रहे हैं, तो यह एक शिक्षक के लिए सर्वोत्तम स्थिति है। आप बहुत बेहतर तरीके से अपने बच्चों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और उनके साथ कहानी को साझा कर सकते हैं। तो ये असीम संभावनाएं सर एक शिक्षक के पास होती हैं, विशेष करके कक्षा 1 में जब वो बच्चों के साथ कार्य कर रहा होता है और भाषा को लेकर के कार्य कर रहा होता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं सर। कुछ मुख्य बातें मैं आपके साथ साझा करना चाह रहा था कि बच्चों की उम्र, पूर्व ज्ञान और उनकी भाषा के स्तर के अनुसार सही कहानी का चुनाव करना चाहिए। मैं इस पर कई बार आपसे बातचीत किया हूं। सही कहानी का चुनाव क्या है कि वो उनके स्तर का हो, शब्द जो हो उसके सरल हो, उनके परिवेश की कहानी हो, उनके स्तर की हो और भाषा भी उन जैसी, जिस तरह की भाषा वो प्रयोग करते हैं जैसा ही हो और पूर्व ज्ञान से उनके जुड़ता हो। कहीं एक ऐसे देश की या किसी ऐसे स्थिति की कहानी यदि उनके बीच में हम अगर पेंगुइन की कहानी सुनाने लगे या हम कहीं एस्किमो की कहानी अगर उनको बीच में लेके अचानक आ जाए, तो फिर वो बच्चे एक ऐसी किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में होते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि किस संदर्भ में बात हो रही है और क्या बात हो रही है। तो हमको इन बातों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि वो परिवेश की, उनके घर के आसपास की, उनके घर के आसपास जो घटनाएं होती हैं उनको लेकर ही कहानियां हो। और आप देखिए इस किताब में इस बात का ध्यान भी रखा गया है, सारी चीजें आसपास की हैं। रोचक शुरुआत, ये बहुत जरूरी है, इस पर मैंने आपसे बातचीत किया जिससे बच्चे में उत्सुकता जागे। और एक बात और ध्यान रखना है कि जब आप कहानी का अंत करें तो स्पष्ट उसका कोई निष्कर्ष हो, कोई बीच में भटकाव की स्थिति ना हो। सामान्यतः ऐसा होता नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा देखने को भी मिलता है कि हम कुछ कहानी का ऐसा निष्कर्ष निकालते हैं, फिर बच्चों को लगता है फिर हुआ क्या, हमें करना क्या है, इस कहानी का अंत क्या हुआ। नहीं, आपको ध्यान रखना चाहिए कि उसका निष्कर्ष, जो भी घटनाक्रम पे बात कर रहे हैं, किसी समस्या पे बातचीत कर रहे हैं, किसी मोरल वैल्यूज पर बातचीत कर रहे हैं, तो उसका स्पष्ट एक अंत हो जिससे बच्चों को मैसेज मिले, अच्छा हमने इस कहानी से ये आज हमको ये इस तरह की बातें पता चली। एक और बात, यदि संभव हो तो अलग अलग पात्रों के लिए अलग अलग आवाज, जिस पर मैंने शुरुआत में चर्चा किया, चेहरे का हाव भाव, उतार चढ़ाव, इसका प्रयोग करना चाहिए। और विराम और प्रभाव बढ़ाने के लिए आप कहानी को एक जो लाइन है उसका जो डायलॉग उसको दोहरा सकते हैं। और फिर गिलहरी ने कहा, अरे भैया मैं तो सोची ये रस्सी था। गिलहरी ने कहा, अरे बंदर भैया मैं तो सोची ये रस्सी है और मैं रस्सी झूला समझ के इस पर झूल रही थी। तो ऐसे आप बार बार उसका दोहरान कर सकते हैं रोचकता बढ़ाने के लिए। तो ये ऐसा हमको करना चाहिए। और बच्चों को शामिल रखने के लिए आप निरंतर प्रश्न पूछना, जैसा मैंने कहा था, निरंतर का मतलब ये नहीं कि इतने ज्यादा प्रश्न हो कि उसमें उनका जो रुचि है वो खत्म हो जाए। बीच बीच में आप जरूर प्रश्न पूछिए और बच्चों को भी प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करिए। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो निश्चित रूप से आप ये मानिए कि बच्चे आपके साथ ध्यान पूरी तरीके से देकर के केंद्रित हैं और आपसे बातचीत कर रहे हैं और वो स्वयं प्रश्न पूछने में शामिल हैं। कहानी को दोबारा सुनाने के लिए कहानी का मानचित्र, स्टोरी मैप, चित्रों के क्रम में तथा कहानी के ढांचे आदि का भी प्रयोग। जैसे होता क्या है कि हमने कहानी सुना दिया, अभी मैंने जस्ट आपसे चर्चा किया कि आप उस कहानी के फिर जो अलग अलग दृश्य हैं उनको आप फ्लैश कार्ड पर बना लें और फिर बच्चों से कहें कि जो कहानी आपने सुना है आप उसको सीक्वेंस में अरेंज कर दें। समूह में आप ऐसा काम करा सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से काम करा सकते हैं, या किसी कहानी को आपने सुनाया और फिर उसके अलग अलग पात्र, जैसे आपने बंदर था, गिलहरी थी, पूंछ पे लटका, झूला था,
रस्सी था, ऐसे करके आपने कुछ शब्द लिख दिया और बच्चों से उसकी मैपिंग कर दी और फिर बच्चों से कहा कि आप इस आधार पर आप कहानी को बनाइए, तो बच्चे उन शब्दों की मदद से उसी कहानी को पुनः बोलेंगे। घटनाक्रम को आपने वाक्यों में लिख दिया और फिर कहा उसको अरेंज कर दीजिए, तो बच्चे वहां पर उस कार्य को कर रहे हैं। तो ऐसा हमें करना चाहिए। और कहानी के माध्यम से बच्चों की अपरिचित शब्दों की समझ भी हम बना सकते हैं। जो जैसे मैंने भी महावत एक शब्द था, शायद सारे बच्चों को इसका नहीं पता होगा कि महावत किसे कहते हैं, तो हमने एक समझ बनाई कि महावत शब्द यदि कहीं आ रहा है तो उसका अर्थ ये है। इस प्रकार से और भी जो शब्द आ रहे हैं उनका भी आप समझ बना सकते हैं। और चलिए, आज के सत्र में आप सब हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और संभवतः आप सभी जो पूर्व में कार्य दिए गए हैं उनको आप कर रहे होंगे भली भांति, और अपने जैसा निर्देश दिया गया था आप डाइट के साथ उसको साझा भी कर रहे होंगे। आज के काम के लिए आपके पास एक बड़ा रोचक काम है। आप कक्षा 1 के स्तर के बच्चों को एक कहानी सुनाइए। वर्तमान में हो सकता है कक्ष में तो बच्चे आपको न मिले, तो आपके घर में तो बच्चे होंगे, ठीक है, घर में भी नहीं है, परिवेश में होंगे, पड़ोस में होंगे, आसपास होंगे। आप उन बच्चों को एक कहानी सुनाइए और जिन बातों को हमने आपके साथ साझा किया है उन बातों का ध्यान रखिएगा। देखिए आपको कितना आनंद आता है। पूछिएगा बच्चों से, उन कहानी को सुनाने के बाद बच्चे कितने आनंदित होंगे और कितना आपसे जुड़ाव महसूस करेंगे। एक आपके लिए और कार्य है कि कहानी सुनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसको आप कहीं पर नोट करिएगा। एक अपनी नोटपैड में इसको नोट कीजिएगा और साझा कीजिएगा। ये 2 आपके लिए आज होमवर्क होगा कि हमको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। और पुनः आप सभी इस सत्र में हमारे साथ बने रहे। कुछ प्रश्न आपके बीच से भी आए और जिसको हमने अपने स्तर से आपको बताने का प्रयास किया, संभवतः आप संतुष्ट होंगे। और आगे भी आपसे अपेक्षा होगी कि आगे भी सत्रों में जो अगर कोई आपके बीच में कोई ऐसा संशय है या कोई विचार बिंदु है जो आप हमसे साझा करना चाहते हैं, कोई जानकारी चाहते हैं, आप हमसे साझा कर सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।